नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। हमारी आज की कहानी है कुदरत का न्याय, जो एक बेहद प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी है। इसलिए कहानी को पूरा सुने। बस कीजिए पिताजी, कितनी बार कहा है कि हमारी किसी बात में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सुनाई नहीं देता क्या? अपना मुंह आप बंद ही रखें तो बेहतर है। कैलाश नाथ जी का बेटा रोहन ऊंची आवाज में अपने पिता पर चिल्ला रहा था। किसी शेर के सामने मिमियाई सी बिल्ली की तरह खड़े थे कैलाश नाथ जी। लेकिन बेटा, मैं तो बस। कैलाश बाबू ने कुछ कहना चाहा, पर उनकी आवाज को उनकी बहू रेखा ने बीच में ही काट दिया। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यह हमारा घर है, हमारी जिंदगी है। हम इसे जैसे चाहें जिएंगे। जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए और हमें चैन से जीने दीजिए। इस तरह की बातें अब कैलाश जी की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थीं। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरू होती और हर रात एक नए जख्म के साथ खत्म होती। आज का जख्म कुछ ज्यादा ही गहरा था। कैलाश बाबू चुपचाप उठे और लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गए। उनके पीछे रोहन और रेखा की खुसर फुसर जारी थी। कमरे का दरवाजा बंद करते ही कैलाश बाबू के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने दीवार पर टंगी अपनी स्वर्गीय पत्नी सुधा की तस्वीर को देखा। तस्वीर में सुधा मुस्कुरा रही थीं, वही चिरपरिचित ममतामयी मुस्कान। उस मुस्कान को देखते ही कैलाश बाबू की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी लोहे की संदूक खोली। उसमें से एक पुराना चमड़े का बैग निकाला। धूल की परत पोंछते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अलमारी से अपने कुछ गिने चुने कपड़े निकाले। 2 कुर्ते, 2 पाजामे, एक शॉल और कुछ जरूरी सामान। हर एक कपड़े को तह करते हुए उनके मन में यादों का एक तूफान उठ रहा था। यह कुर्ता सुधा ने उनके 50वें जन्मदिन पर दिया था। यह शॉल उन्होंने अपनी पहली पेंशन से खरीदी थी। हर चीज एक कहानी कहती थी, एक खुशहाल अतीत की कहानी जो अब एक स्वप्न सरीखी लगती थी। बैग में कपड़े रखते हुए उनकी नजर फिर सुधा की तस्वीर पर पड़ी। उन्होंने तस्वीर को उठाया, उसे अपने सीने से लगाया और बोले, सुधा, देख रही हो, जिस बेटे को हमने अपने कलेजे से लगाकर रखा था, जिसके भविष्य के लिए तुमने अपने गहने तक बेच दिए, जिसकी एक खुशी के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, आज उसी के घर में मैं एक बोझ बन गया हूं। और तुम्हारी बहू, जिसे बेटी बनाकर हम इस घर में लेकर आए थे, उसकी जुबान तो किसी तेज धार वाले चाकू की तरह हर रोज मेरे सम्मान को तार तार कर देती है। उनकी हर एक आवाज, हर एक बात मुझे मेरे अपने ही घर में एक अजनबी होने का एहसास कराती है। कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई और वे हिचकियां लेकर रो पड़े। परंतु फिर सोचने लगे कि नहीं, यह कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, तस्वीर को बड़ी हिफाजत से बैग में रखा और अपना फोन निकाला। उंगलियां एक परिचित नंबर पर रुकीं, राधे श्याम। उनका बचपन का दोस्त, जो कुछ वर्षों से शहर के बाहर एक वृद्धाश्रम शांति निकेतन में रह रहा था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से राधे श्याम की प्रसन्न आवाज आई, अरे कैलाश, आज कैसे याद किया मेरे भाई? सब कुशल मंगल तो है? बड़ी मुश्किल से कैलाश नाथ जी बोल पाए। राधे श्याम, मैं भी तुम्हारे पास आना चाहता हूं, हमेशा के लिए। अब मैं रोज रोज की इस जिल्लत भरी जिंदगी से थक गया हूं मेरे दोस्त। बस 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। इतनी बात सुनते ही दूसरी तरफ एक गहरा सन्नाटा छा गया। राधे श्याम स्तब्ध रह गया। उसके पास कुछ पूछने के लिए शब्द ही नहीं बचे। वह जानता था कि कैलाश अपने बेटे से कितना प्यार करता है। जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी। फोन काटकर कैलाश जी ने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने सीने पर रखा कोई भारी पत्थर हटा दिया हो। उन्होंने अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर निकले। हॉल में उन्होंने देखा, उनका बेटा रोहन और बहू रेखा सोफे पर बैठकर चाय और स्नैक्स का आनंद ले रहे थे। टीवी पर कोई कॉमेडी शो देखकर हंस रहे थे। दोनों में से किसी ने नहीं पूछा, पिताजी, आप यह सामान लेकर कहां जा रहे हैं? किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। कैलाश बाबू ने एक आखिरी बार अपने उस घर को देखा, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से ईंट ईंट जोड़कर बनाया था। हर कोना सुधा की यादों से महक रहा था। आज वह घर उन्हें पराया लग रहा था। भारी मन से उन्होंने दरवाजा बाहर से बंद किया और एक अनजाने भविष्य की ओर कदम बढ़ा दिए,
जब कैलाश बाबू का ऑटो रिक्शा वृद्धाश्रम के बाहर पहुंचा तो राधेश्याम पहले से ही गेट पर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। दोस्त को देखते ही कैलाश बाबू की आंखों में फिर नमी आ गई, लेकिन राधेश्याम ने उन्हें गले लगा लिया। थोड़े ही समय में कैलाश बाबू उस माहौल में घुलने मिलने लगे। राधेश्याम ने उनकी मुलाकात आश्रम के दूसरे सदस्यों से कराई। कोई रिटायर्ड फौजी था, कोई अध्यापक, कोई बड़ा व्यापारी। सबकी कहानियां अलग थीं, पर दर्द लगभग एक जैसा था। धीरे धीरे कैलाश बाबू को आश्रम में अच्छा महसूस होने लगा। घर के घुटन भरे माहौल की अपेक्षा उन्हें शांति निकेतन सुकून दे रहा था। वे सबके साथ हालचाल बांटते, बातें करते, रोज सुबह सैर और योगाभ्यास भी करते। शाम को सब एक साथ बैठकर पुराने किस्से सुनाते, हंसते गाते। कई सालों बाद कैलाश बाबू ने खुद को इतना हल्का महसूस किया था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज के क्लैश से कैलाश बाबू का हृदय छलनी हो गया। हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते थे कि तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ ना दिया, जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना भी पानी की तरह बहाया था। कभी कभी उन्हें अपने पोते गोलू की बहुत याद आती। 5 साल का गोलू उनकी जान था। जब वे घर पर थे तो गोलू का ज्यादातर समय उन्हीं के साथ गुजरता था। वे उसे कहानियां सुनाते, उसके साथ खेलते। अब वह किसके साथ खेलता होगा? क्या वह अपने दादू को याद करता होगा? यह सोचकर उनका दिल भर आता। एक दिन कैलाश बाबू वृद्ध आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। तभी वृद्ध आश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। वृद्ध आश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्ध आश्रम में आया है, जिसने न जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोसकर, पढ़ा लिखाकर बड़ा किया होगा। आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू लिए इस प्रांगण में प्रवेश करेगा। कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत, जो शायद उसकी मां थी, का हाथ पकड़कर बाहर निकलने लगा। उसे औरत की उम्र लगभग 65 वर्ष के करीब रही होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में कार से करीब 30-35 वर्ष की एक अन्य महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वह बैग उस बुजुर्ग औरत के हाथ में थमाया और उनसे कुछ बात कहने लगी। वह बुजुर्ग औरत चुपचाप उसे महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वे दोनों कार में बैठकर चले गए और बुजुर्ग महिला वृद्ध आश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्ध आश्रम में आ गई। कैलाश बाबू की ओर देखते ही अपने सिर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली गई। तभी कैलाश बाबू के साथ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर से एक मां की ममता तार-तार हो गई। फिर से एक मां के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। कैलाश बाबू बार बार इस महिला के चेहरे की ओर देखे जा रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे वह उसे महिला को जानते हैं, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाए कि वह महिला कौन है। अक्सर कैलाश बाबू देखते कि वह महिला आधे से ज्यादा चेहरा छुपाकर रखती थी, लेकिन एक दिन जब वह महिला बागवानी के काम में लगी हुई थी तो कैलाश बाबू इस समय टहलने के लिए निकले। बागवानी करते करते उस महिला के सिर से पल्लू उतर गया। कैलाश बाबू को उस महिला का चेहरा देखते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। ना जाने कितने सवालों ने उनके दिमाग को घेर लिया। उसी समय उनका एक मित्र भी उनके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है, तुम कहां घूम रहे हो और इतने गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की मेज पर मौजूद थे, लेकिन तुम नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गया। क्या बात है, कोई परेशानी है? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल आया था, बस मैं आ ही रहा था, कैलाश जी बोले। खाने के कमरे में बैठने के बाद कैलाश नाथ जी की नजरें बार बार जानकी देवी को ही ढूंढ रही थीं। वे उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहां आने की नौबत आ गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा कहती थी कि वह अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश है, फिर आज ऐसा क्या हो गया? कैलाश बाबू उधर ही किसी व्यक्ति से पूछने लगे कि 2 दिन पहले जो एक महिला वृद्ध आश्रम में आई थी, वह आज खाना खाने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि वह माताजी आज बहुत दुखी है, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। परेशान भी क्यों ना हो, आखिर जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया है, ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। वह बार बार अपने घर को याद कर रही है।
सुबह से अपने कमरे में बैठी रोए जा रही थी, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी करने का काम दिया गया है। यह सब सुनकर कैलाश बाबू का मन परेशान हो गया। वे जानना चाहते थे कि आखिर जानकी देवी के साथ हुआ क्या है। इसलिए थोड़ी देर बाद विभाग में जानकी देवी के पास गए। कैलाश बाबू को अपने सामने खड़ा देखकर जानकी जी सकपका गईं। उन्होंने फिर से पल्लू से मुंह ढकने की कोशिश की। कैलाश बाबू ने धीमे स्वर में कहा, जानकी जी, मैं जानता हूं कि आपने मुझे पहचान लिया है। आप मुझसे मुंह मत छिपाइए। क्या मैं जान सकता हूं कि आप इस हालत में कैसे पहुंची? जानकी जी ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। यह देखकर कैलाश बाबू का दिल भी भर आया। उनका मन किया कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछें कि क्यों बुढ़ापे में मां बाप को पुराने सामान की तरह बाहर फेंक दिया जाता है। क्या उनका कोई आत्मसम्मान नहीं? अपने ही विचारों में मग्न कैलाश बाबू वापस प्रांगण में टहलने लगे। अचानक उनका पैर क्यारी के किनारे से टकराया और वे गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर संभल गए। तभी पास से गुजर रहा आश्रम का एक कर्मचारी दौड़कर आया। अंकल जी, आप ठीक तो हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? कैलाश बाबू ने कहा, अरे नहीं, कुछ नहीं, बचाव हो गया। इतना कहते हुए वे बेंच पर जाकर बैठ गए और कुछ महीने पहले घटी एक घटना को याद करने लगे। तब वे घर पर थे। बाथरूम में पैर फिसलने से गिर गए थे और उनके पैर में काफी चोट लग गई थी। वे दर्द से कराह रहे थे। उनकी बहू रेखा रसोई से झांक कर देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लगी रही। उनका बेटा रोहन कमरे से बाहर आया और चिल्लाकर बोला, क्या संभलकर नहीं चल सकते? जब देखो चोट लगाकर बैठ जाते हो और हमारा काम बढ़ाते रहते हो। उसने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि अपने पिता का हालचाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी करे। कैलाश बाबू खुद लंगड़ाते हुए अपने कमरे में गए और बाम लगाकर कपड़ा बांध लिया। उस दिन उन्हें शारीरिक चोट से ज्यादा आत्मिक पीड़ा हुई थी। एक सुबह कैलाश बाबू का पुराना चश्मा अचानक हाथ से फिसलकर फर्श पर जा गिरा था और बीच से दरार पड़ गई। धुंधली नजरों से बेटे की ओर देखते हुए वे धीमी आवाज में बोले, बेटा, जरा इसे ठीक करवा देना। चश्मे के बिना अब तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। बस इतना कहना था कि बहू रेखा तूफान की तरह बीच में आ धमकी। ऊंची आवाज में बोली, हद है बाबूजी, हर वक्त कोई ना कोई बहाना और खर्चा। जरा सी देर भी घर बिना बोझ बने नहीं रह सकते आप। कभी दवा, कभी चश्मा, कभी अखबार, और अब ये नया नाटक। न कोई काम, न कोई धंधा, बस चारपाई पर पड़े पड़े खर्च करवाना ही जैसे आपकी जिम्मेदारी रह गई है। सच कहूं तो कभी कभी लगता है कि घर में एक बच्चे की जगह दो बच्चे हैं। फर्क बस इतना है कि दूसरे बच्चे का शरीर बूढ़ा है। जितनी नादानी और मांगे बच्चों की होती हैं, बिल्कुल वही हरकतें आपकी हो गई हैं। ना जाने ऐसा कितनी बार हुआ था जब कैलाश बाबू अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे। अपने अतीत में झांकते कैलाश बाबू अभी विचारों में खोए ही थे कि सामने से उनके मित्र राधेश्याम आते हुए दिखाई दिए। राधेश्याम के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कुराहट थी। क्या बात है राधेश्याम, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। राधेश्याम ने उत्साहित होकर कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसका फोन आया था, कह रहा था कि आज मुझसे मिलने आएगा। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। राधेश्याम जी की बात सुनकर कैलाश बाबू कुछ परेशान से हो गए और अपने मित्र को बोले, जिस बेटे ने तुम्हारी यह हालत कर दी, तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़कर चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा। तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो? तभी राधेश्याम जी बोले, मैं तो इसी से खुश हूं कि कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आ रहा है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन कैलाश जी उनसे नाराज होकर उनकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गए। सोचने लगे कि यह किस्सा केवल मेरे साथ या जानकी जी के साथ ही नहीं है। वृद्ध आश्रम में रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई ना कोई कहानी है और सभी की जिंदगी में वृद्ध आश्रम में रहने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। बिना किसी वजह के अपनी मर्जी से कोई वृद्धाश्रम नहीं आता। जब तक कि एक व्यक्ति अंदर तक भर नहीं जाता, तब तक वह यहां आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी जिंदगी को यहां बिताने को मजबूर है। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोते पोती को याद करके आंखों से आंसू बहते रहते हैं
बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं। मन में अपने घर के लिए लगाव भी है, लेकिन उसी घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए घाव भी हैं। कैलाश जी को कविता लिखने का बहुत शौक था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए वे कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाते थे। एक दिन जब वह एक कागज पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रहे थे, तो उस पर अपने हालात बयान करते करते उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गईं। तभी आश्रम के व्यवस्थापक शर्मा जी उनके पास आए। कैलाश बाबू उसी समय ठिठक कर बैठ गए और कागज को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और अपने आंसू छुपाते हुए बोले, जी बोलिए। कैलाश जी, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? कैलाश जी ने पूछा। आपका बेटा और बहू हैं, साथ में आपका पोता भी है। यह सुनते ही कैलाश बाबू के शांत शरीर में जैसे किसी ने बिजली दौड़ा दी हो। वे तनकर बैठ गए। हैरानी और अविश्वास के साथ साथ उनके चेहरे पर घृणा के भाव भी आ गए। आज 6 महीने बाद मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई? मन ही मन बोले। जब ऑफिस में गए, उनका 5 वर्षीय पोता गोलू उन्हें देखते ही दौड़ता हुआ आया और उनकी टांगों से किसी बेल की तरह चिपक गया। बच्चे का मासूम स्पर्श, उसकी खिलखिलाती आवाज, कैलाश बाबू का पत्थर बना मन रेत की दीवार की तरह ढह गया। आंखों के किनारे गर्म होने लगे और देखते ही देखते आंसुओं की 2 बूंदें उनके झुर्रियों भरे गालों पर लुढ़क आईं। अब तक वे मन मारकर जैसे तैसे इस वृद्धाश्रम में जी रहे थे, पर अपने जिगर के टुकड़े को सामने देख उनका दिल कमजोर पड़ने लगा। लेकिन तभी उनके दिमाग ने उन्हें झकझोरा। नहीं, यह वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। यह उन्हीं लोगों की वजह से है कि आज मैं यहां हूं। उन्होंने खुद को संभाला, चेहरे पर फिर से कठोरता का मुखौटा चढ़ाया और बोले, तुम यहां क्या करने आए हो? चले जाओ यहां से, मुझे किसी से नहीं मिलना है। रोहन ने एक कदम आगे बढ़ाया। पिताजी, मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं तुम्हारी बात? कैलाश बाबू की आवाज ऊंची हो गई। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां बहुत खुश हूं, अपनी जिंदगी बड़े आराम से काट रहा हूं। कम से कम यहां मेरे साथ हंसने बोलने वाले लोग तो हैं जो स्वार्थ के लिए मेरे पास नहीं आते। पिताजी, दरअसल आज गोलू का जन्मदिन है। हमने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है। गोलू की बहुत इच्छा है कि आप भी उसके जन्मदिन पर आए। आप चलेंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। कैलाश बाबू के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। अच्छा, गोलू का जन्मदिन? देखो, मैं वह घर छोड़ चुका हूं और अब वहां दोबारा कदम नहीं रखना चाहता। तुम लोग जाओ और मनाओ जन्मदिन। रोहन गिड़गिड़ाने वाले स्वर में बोला। पिताजी, प्लीज चलिए, वहां आपके दोस्त भी आ रहे हैं, आस पड़ोस वाले और बाकी रिश्तेदार भी आएंगे। जब सब लोग आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? हमारी इज्जत का सवाल है। इज्जत? यह शब्द कैलाश बाबू के सीने में तीर की तरह लगा। अच्छा, तो तुम मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए नहीं, बल्कि अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए बुलाने आए हो, ताकि जब रिश्तेदार पूछें कि तुम्हारे पिता कहां हैं, तो तुम सीना चौड़ा करके कह सको कि वो रहे हमारे पिता, हमारे साथ ही रहते हैं। वाह बेटा, वाह, क्या सोच है तुम्हारी। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। अभी के अभी चले जाओ यहां से, मैं कहीं नहीं जाने वाला। कितने स्वार्थी हो गए हो तुम लोग, जब जरूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इन 6 महीनों में एक बार भी खबर लेने नहीं आए कि मैं जी भी रहा हूं या मर गया। एक फोन करके मेरा हालचाल पूछने की जरूरत नहीं समझी तुम लोगों ने। यह तक नहीं पूछा कि मैंने अपना घर छोड़ा, क्यों इस नर्क में रहने चला आया, और आज अपनी नाक बचाने के लिए हाथ जोड़कर मुझे लेने आ गए हो। उनकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में लावा उबल रहा था। नहीं, अब से यही मेरा घर है। मैं अपने इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा कहते हुए कैलाश बाबू मुड़े और अपने कमरे की ओर जाने लगे। रोहन और रेखा ने एक दूसरे को देखा। उनका प्लान फेल हो रहा था। रेखा ने रोहन के कान में फुसफुसाया, ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना रिश्तेदारों के ताने सुन सुनकर मर जाएंगे हम। दोनों ने तुरंत अपना पैंतरा बदला। दोनों रोनी सूरत लेकर भागते हुए कैलाश बाबू के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, पिताजी माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम शर्मिंदा हैं, पर आज आपके पोते का जन्मदिन है। क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा? देखिए, यह कैसे आपकी राह देख रहा है। इतनी बात सुनकर कैलाश बाबू का दिल पिघलने लगा। उन्होंने गोलू की तरफ देखा,
जो अब भी उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देख रहा था। तभी गोलू ने उनकी उंगली पकड़कर कहा, चलो ना दादू, केक काटेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की इस मासूमियत के आगे कैलाश बाबू का सारा गुस्सा, सारा प्रतिरोध बिखर गया। वे खुद को रोक नहीं पाए। बेटा बहू की करतूतों की वजह से वे उस घर में वापस नहीं जाना चाहते थे, लेकिन गोलू की एक पुकार ने उनके सारे सिद्धांतों को हिला दिया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, मैं चलूंगा। रोहन और रेखा के चेहरे पर विजय भरी मुस्कान आ गई। लेकिन मेरी एक शर्त है, कैलाश बाबू ने दृढ़ता से कहा। मैं सिर्फ पार्टी के लिए चलूंगा। जैसे ही गोलू का जन्मदिन खत्म हो जाएगा, तुम लोग मुझे इसी वृद्धाश्रम में वापस छोड़ने आओगे। बोलो, मंजूर है? बेटा बहू ने फौरन सिर हिला दिया। वे किसी भी कीमत पर उन्हें घर ले जाना चाहते थे। गोलू का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। घर मेहमानों से खचाखच भरा था। कैलाश बाबू के पुराने मित्र उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। अरे कैलाश, कहां रहते हो आजकल? दिखते ही नहीं, एक मित्र ने पूछा। कैलाश बाबू ने चेहरे पर एक सहज मुस्कान ओढ़ ली और बोले, बस थोड़ा तीर्थ यात्रा पर निकल गया था, मन को शांति मिलती है। उन्होंने बड़ी कुशलता से झूठ बोला और पूरी पार्टी में हंसते मुस्कुराते हुए सबसे मिलते जुलते रहे। वे एक अभिनेता की तरह अपनी भूमिका निभा रहे थे, पर उनके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। वे अपने बेटा बहू के चेहरों पर संतोष का भाव देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, खुश हो लो बेटा, कल जो सरप्राइज मैं तुम्हें दूंगा उसकी तो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पार्टी खत्म होते होते बहुत रात हो चुकी थी। रोहन ने कहा, पिताजी, आज रात यहीं रुक जाइए, सुबह आपको छोड़ आएंगे। कैलाश बाबू मान गए। जब वे अपने कमरे में सोने के लिए गए तो कमरे की हर चीज उन्हें उनकी स्वर्गीय पत्नी सुधा की याद दिलाने लगी। वे बिस्तर पर लेटे और आंखें बंद करते ही सुधा का मुस्कुराता चेहरा सामने आ गया। आप भी ना, 2 रोटियां से क्या पेट भरता है? एक रोटी तो और ले लीजिए, अभी गरम गरम सेंक रही हूं। एक रोटी और मेरे कहने पर खा लीजिए, आप खाते हैं तो मेरे तन को लगता है। अरे नहीं सुधा, मेरा पेट पूरा भर चुका है, और कितना खिलाओगी? अपनी पत्नी को याद करते करते कैलाश बाबू सोचने लगे कि एक सुधा थी जो मुझे एक गिलास पानी भी खुद से उठाने नहीं देती थी, और एक उसकी बहू है जिसने मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा दिया। छोटे से छोटा काम भी मुझ पर डाल देती थी। सब्जी लाने से लेकर घर की साफ सफाई तक का सारा काम मुझसे करवाती थी। मुझे वह काम करने में भी हर्ज नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी जिंदगी किस काम की? अपनी पत्नी की यादों में गुम पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वे बाहर आए तो बहू रेखा बोली, चलिए पिताजी, तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। ऐसा कहते हुए रेखा के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए यही रुकने का ही मन ना बना लें, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा। कैलाश बाबू उन्हें देखकर हैरान थे और अपने बेटे बहू की मंशा को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वे वृद्धाश्रम जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगे, उन्होंने अपनी बहू रेखा के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान देखी। वह मुस्कान कह रही थी, चलो बला टली। कैलाश बाबू मन ही मन सोचने लगे, चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा उसके बाद तुम वृद्धाश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे। वे शांत भाव से कार में बैठ गए। एक पल को उन्होंने अपने घर को निहारा, फिर सोचा, ठीक ही है, जहां मन को सुकून मिले वहीं रहना चाहिए। यहां तो बेटे बहू को मुझे निकालने की इतनी जल्दी है, तो रहकर भी क्या करूंगा? अपना वृद्धाश्रम ही अच्छा है, जहां मैं अपने हिसाब से जीता हूं, किसी की चिक-चिक तो नहीं है। जैसे ही वृद्धाश्रम के सामने कार रुकी, रोहन और रेखा फौरन कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए, जैसे उन्हें कोई जरूरी काम निपटाने की जल्दी हो। कैलाश बाबू भी कार से निकले और अंदर जाने लगे, लेकिन कुछ कदम चलकर वे अचानक रुक गए। वे पीछे मुड़े और अपने बेटे बहू को आवाज लगाई, जो अपनी कार में बैठने ही वाले थे। रुको, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। उनके बेटा बहू हैरान थे, पर अनमने ढंग से उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंचकर कैलाश बाबू ने वहां काम करने वाले एक व्यक्ति से किसी को बुलाने को कहा। थोड़ी देर में बेटा बहू ने देखा
कि एक अधेड़ उम्र की महिला धीरे धीरे चलती हुई बाहर आ रही थी। वो और कोई नहीं, जानकी जी थी। जैसे ही जानकी जी बाहर आईं, कैलाश बाबू का बेटा रोहन उन्हें देखकर दंग रह गया। और बहू रेखा, उसके तो जैसे काटो तो खून नहीं। उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह चीख पड़ी, मां! वह दौड़कर जानकी जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मां, आप यहां क्या कर रही हैं? आप यहां कब आईं और आपने मुझे बताया तक नहीं? परंतु उसकी बातों का जानकी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी रहीं। रेखा हिचकियां लेते हुए बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हैं। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी। उन्होंने भी नहीं बताया कि आप वृद्धाश्रम में हैं। मैं कितने दिनों से भाभी से पूछ रही थी कि मां से बात नहीं हो रही। मां कहां है? एक बार तो मेरी बात करवा दो। तो भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसलिए बात नहीं हो पाएगी। और मैंने भी मान लिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने तुम्हें यहां वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की ये बातें सुनकर जानकी जी का संयम टूट गया। वे भी फूट फूट कर रोने लगीं और बोलीं, बेटा, तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। मुझे 1 महीना पहले ही वे यहां छोड़कर चले गए थे। लेकिन मां, आप मुझे एक फोन करके बता तो सकती थीं। मैं तुरंत यहां पहुंच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी मां के साथ यह सब करने की? रेखा गुस्से और दुख से अपनी मां से लिपट गई। तभी जानकी जी ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, मैं तुम्हें फोन कैसे करती? जिस दिन मैं इस वृद्धाश्रम में आई, उसी दिन मैंने तुम्हारे ससुर जी को यहां देखा। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फर्क ही नहीं है। जब मेरी अपनी बेटी ने अपने ससुर के साथ वही सुलूक किया जो मेरे बेटे ने अपनी मां के साथ किया, तो मैं तुम्हें फोन करके अपने भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती? इतना कहते हुए जानकी जी ने उसे अपने से दूर कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो। मुझसे दूर रहो। यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला, तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को घर से निकाला है। तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी निकलीं। अब तो मुझे स्वयं को तुम्हारी मां कहने पर भी शर्म आती है। एक ने अपनी मां को घर से निकाल दिया और दूसरी ने अपने ससुर को। अपनी मां की बातें सुनकर रेखा का सिर शर्म से झुक गया। जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही थी। उसे आज समझ आया कि कर्म का चक्र कैसे घूमकर वापस आता है। मां, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने सास ससुर के साथ कर रही हूं, वह मेरे अपने मां बाप के साथ भी हो सकता है। तभी जानकी जी बोली, बेटा, तुम्हारी गलती माफ करने लायक तो नहीं है। फिर भी अगर माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपने ससुर जी से मांगो। अपनी करतूतों पर शर्मिंदा हुई रेखा अपने ससुर जी की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे पाप हो गया है। तभी रोहन ने भी, जो अब तक सन्न खड़ा था, माफी मांगते हुए कहा, पिताजी, मां जी, अब आप दोनों घर चलिए। हमें अपनी सेवा करने का एक मौका दीजिए। हम वादा करते हैं आपको कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन कैलाश जी और जानकी जी दोनों ने ही घर जाने से साफ मना कर दिया। कैलाश जी ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, नहीं बेटा, अब हमें बहू बेटे या बेटी के पास नहीं रहना है। हम दोनों इसी वृद्धाश्रम में रहकर सुखी हैं। एक बार धोखा खा चुके हैं। अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए धोखे झेल सकें। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, पैरों में गिड़गिड़ाए, पर कैलाश जी और जानकी जी का एक ही जवाब था। उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। अंत में इतना कहकर वे दोनों अपने अपने कमरों की ओर चले गए, पीछे छोड़ गए रेखा और रोहन को, जो शर्मिंदगी और पछतावे की आग में जल रहे थे। दुखी मन से दोनों अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर रोहन पिताजी के कमरे में गया, यह देखने कि कहीं उनका कुछ रह तो नहीं गया। तभी उसकी नजर बिस्तर पर पड़े एक कागज पर पड़ी, जो शायद रात को सोते वक्त कैलाश जी की जेब से निकल गया था। जब रोहन ने उस कागज को खोलकर देखा, तो उसमें उनके पिताजी ने एक कविता लिखी हुई थी। क्या किसी ने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है? हाँ, मैंने देखा है, आज मौत से पहले भी मौत आती है। जब जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर आ जाती है, शरीर भी काम नहीं करता, केवल सांस आती जाती है। हाँ, मैंने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है। अपने पिता द्वारा लिखे इन शब्दों को पढ़कर रोहन के दिल पर न जाने कितने तीर एक साथ चुभ गए।
उसका पूरा अस्तित्व कांप गया। उधर रेखा अभी तक अपनी मां की हालत और अपनी करनी के सदमे से उबर नहीं पाई थी। आज उनके आलीशान घर में सब कुछ था, पैसा, शोहरत, आराम। कुछ नहीं था तो मां बाप का आशीर्वाद और मन का सुकून। परंतु अब उनके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। किसी ने सही कहा है, संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से, और माता पिता वृद्ध आश्रम में है संतान की वजह से। तो दोस्तों, कैलाश नाथ जी और जानकी जी ने जो फैसला लिया, क्या वो सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यह भी बताएं कि आप हमारी कहानियां भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।